था उससे संबंधित थी। और सईदा बेगम के पूरी तरह इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बाकायदा उससे शादी की और शादी करने के बाद वो पहले से भी शादीशुदा थी, उनके कुछ बच्चे भी थे। तो इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सईदा बेगम को दे दिया था। औरंगाबाद का कामकाज देखने आते थे तो इसी जगह रुका करते थे। इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी ऊंचाई पर एक मट्टी के टीले पर बनाया गया है। चारों तरफ इसके खाइयाँ थी और खाइयों में कहते हैं मगरमच्छ पाले जाते थे सुरक्षा के लिए, ताकि कोई हाँ, खाई में। वो खाई अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगी। बताया जाता है कि कराची में ही उनका निधन हुआ और वहीं पर उनकी कब्र वगैरह भी है। तो इस तरीके से ये संपत्ति बाद में सईदा बेगम और औरंगाबाद की बहुत सारी जो ज़मीन जायदाद है वो सब सईदा बेगम के नाम पर ही चल रही है, उसके नाम पर ही सब कुछ चलता है। जिसमें से औरंगाबाद की जो ज़मींदारी थी पूरी सदर की, वो दे दी थी। आप इसको ऐसे समझें कि उस वक्त 12 लाख रुपए सालाना इनकम हुआ करती थी इस ज़मींदारी से। रेस की जो गाड़ियाँ होती हैं गौपरी वगैरह में, उस ज़माने में हुआ करती थी। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हुआ करते थे वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सेना में भी अपनी सेवा दी थी, इस चलते उन्हें कैप्टन की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सरकार के तरफ। एलसी थॉम्सन के नाम से भी काफ़ी संपत्ति उन्होंने, गया के जो पूर्वी इलाका है, जो बोधगया इलाका है, वहाँ पे काफ़ी संपत्ति उन्होंने एलसी थॉम्सन के नाम की थी। स्टेट का एरिया जो कुछ आंकड़ों में कहा जाता है कि 7,500 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा था। मतलब आप आज समझ लें कि मोटा मोटी दक्षिण बिहार का जो गया जिला है, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब मान के चलें, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में था, उनके क्षेत्र में। तो बहुत थे लेकिन मैनेजमेंट में कमज़ोर थे। उन्होंने बाद में कई ब्रिटिश अधिकारियों को भी अपना मैनेजर रखा, लेकिन शायद उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी या शायद उनको ज़्यादा ही स्वतंत्रता दे दी होगी। फॉर नेशन के चुनावी सफ़र की कहानी जारी है, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक चुनाव के रास्ते से भटकते हुए एक प्रेम कहानी पर आकर अटक गई है, और वो भी एक राजा की प्रेम कहानी। हम अभी औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद में एक ऐसे राजा की कहानी से जुड़े वाक़या को हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। भला उन्हें कौन नहीं जानता। उनका नाम था गोपाल शरण सिंह और वो टिकारी नरेश कहे जाते थे। बहुत बड़ा उनका रकम ये था, टिकारी राज का बहुत बड़ा ये था। हमारे साथ प्रेमेंद्र मिश्रा हैं जो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उमगा पे लिखी हैं, औरंगाबाद पे लिखी हैं, और उस पे टिकारी राज पे इन्होंने रिसर्च भी किया है। तो एक ऐसी प्रेम कहानी टिकारी नरेश की, गोपाल शरण सिंह की। बाद में इन्होंने अपना एक डाक बंगला बना रखा था। वो काफ़ी शौकीन थे, ये सबको पता है। लेकिन 2 शादी करने के बाद जब दिल नहीं भरा तो एक हैदराबाद के निज़ाम के रिश्तेदार थी, उसके प्रेम में पड़ गए। ये पूरी कहानी हम बताएंगे, और पहले बता दें कि ये एक डाक बंगला था और इसका शान शौकत उस ज़माने में गजब का था। टिकारी नरेश यहाँ आते थे और आराम करते थे, और ये जो जगह है वो रिश्तेदार जो हैदराबाद के निज़ाम की थी, सईदा बेगम, उन्हीं की प्रेम कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है और उन्हीं के नाम इन्होंने कर दी। हमारे साथ प्रेमेंद्र जी थे, ये पूरी तरह बताएंगे आपको टिकारी नरेश की प्रेम कहानी और इस जगह से जुड़ी कहानियों को। प्रेमेंद्र जी, ये है क्या टिकारी नरेश और सईदा बानो की प्रेम कहानी? टिकारी स्टेट बिहार का एक बहुत बड़ा ज़मींदारी थी और उसका एरिया आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। बाद में इस परिवार का विभाजन हुआ, जिसको 9 आना और 7 आना की ब्रांच कहते हैं। मतलब एक को 9 आना हिस्सा मिला, एक को 7 आना हिस्सा मिला। जो 9 आना हिस्सा मिला उसकी भी ज़मींदारी इतनी बड़ी थी कि जिसके अधीन ये पूरा औरंगाबाद और गया, आधा गया कहा जाता था कि उसके अधीन था। उसी में सबसे आखिरी जो राजा हुए गोपाल शरण सिंह जी हुए। गोपाल शरण सिंह जी के माता पिता की बचपन में डेथ हो गई थी और जो उनका हिस्सा था टिकारी राज का, वो ब्रिटिश अधिकारी संभाल रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। जब 18 साल के गोपाल शरण सिंह जी हुए तो सत्ता उनके हाथ में आई। और 18 साल में ही सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। बचपन में माता पिता चले गए थे, 18 साल की उम्र में पूरी तरह से राजा बन गए वो, और बड़े शौकीन आदमी थे। उनकी शौकीनी का आलम ये था कि फार्मूला 1 रेस जो होती थी यूरोप में, अच्छा, उसमें जाके शामिल होते थे
और लग्जरी और रेस कारों का इनका बड़ा शौक था। पहली शादी हुई थी गोरखपुर में, गोरखपुर की राजकुमारी से, जो बाद में टीबी से मर गई। दूसरी शादी बड़ी रोचक रही। ये कलकत्ता अक्सर जाया करते थे उस वक्त, आज का जो कोलकाता है, और वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से इनको प्रेम हो गया। ऑस्ट्रेलिया की लड़की? ऑस्ट्रेलिया की लड़की, उसका नाम था एल्सी थॉम्सन, और बाकायदा उन्होंने उसकी शादी की, उसके साथ शादी की, और उसका नाम रखा सीता देवी। सीता देवी? हाँ, और एल्सी थॉम्सन के लिए इन्होंने बाकायदा 12 चट्टी में एक आलीशान जंगल में महल बना रखा है। हाँ, 12 चट्टी में एक है महल। हाँ, जहाँ वो शिकार खेलने जाती थी। एल्सी थॉम्सन गई थी, सिडनी में उनकी डेथ हो गई थी। उसके तीसरी शादी उन्होंने की थी सईदा बेगम से। सईदा बेगम मतलब ये जो इसका जो हाँ, थोड़ा इतिहास है। हाँ, सईदा बेगम से उनका परिचय उनके जो दीवान थे मोहम्मद अमीन, उनके माध्यम से हुआ था। सईदा बेगम का रम कहा जाता है कि वो हैदराबाद जो राज परिवार था का जो निज़ाम का परिवार था उससे संबंधित थी, और सईदा बेगम के पूरी तरह इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बाकायदा उससे शादी की, और शादी करने के बाद वो पहले से भी शादीशुदा थी, उनके कुछ बच्चे भी थे। तो इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सईदा बेगम को दे दिया था, जिसमें से औरंगाबाद की जो जमींदारी थी पूरी सदर की, वो दे दी थी। आप इसको ऐसे समझें कि उस वक्त 12 लाख रुपए सालाना इनकम हुआ करती थी इस जमींदारी से। और उसी जमींदारी क्रम में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसमें आजकल फ़िलहाल राम लखन सिंह यादव कॉलेज चल रहा है, ये दरअसल टिकारी राज की गोपाल शरण सिंह जी और उनके पूर्वजों की एक तरह से डाक बंगला था। यादव कॉलेज अभी चल रहा है, तो राम लखन सिंह यादव कॉलेज अभी चल रहा है। ये जगह वस्तुतः राजा साहब का डाक बंगला था। अच्छा। हाँ। जब वो अपनी रियासत से बातचीत करने आते थे, औरंगाबाद का कामकाज देखने आते थे, तो इसी जगह रुका करते थे। इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी ऊंचाई पर एक मट्टी के टीले पर बनाया गया है। चारों तरफ इसके खाइयाँ थी, और खाइयों में कहते हैं मगरमच्छ पाले जाते थे सुरक्षा के लिए, ताकि कोई हाँ, खाई में, वो खाई अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगी। उधर है। हाँ, तो खाई में बाकायदा मगरमच्छ पाले जाते थे। और इस ऊंचाई से हम लोग इतना चढ़ के ऊपर आए हैं। कई सुरंगें हैं जो नीचे सीधे उतरती हैं। अच्छा, एक हाँ, इसमें सुरंग भी काफी हाँ, एक सुरंग तो अभी भी बची हुई, जिससे आप नीचे जा सकते हैं सीधे, बिना फ्रंट गेट पर आए हुए, बिना किसी को बताए हुए। जी, और आगे से सुरंग भी है। और उसके बाद क्या था कि ये इनका जो कोर्ट था, वो अभी जो सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज जहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पे उनका कोर्ट था। वहाँ पे बायाप्ता उनका दरबार लगा करता था, जहाँ पे वो फरियादों की फरियाद सुनते थे, रेवेन्यू कलेक्शन होता था। और ये उनका डाक बंगला था, जहाँ वो रात्रि निवास किया करते थे, या जब कहीं मन में आया तो आके यहाँ रुका करते थे। जब उन्होंने ये ज़मींदारी सईदा बेगम को दे दी, 12 लाख सालाना की इनकम वाली, उस ज़माने में, उस ज़माने में 12 लाख एसेस किया गया था कि इसकी ये इनकम है। बाद में सईदा बेगम इनको छोड़ के पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान में बताया जाता है कि कराची में ही उनका निधन हुआ, और वहीं पर उनकी कब्र वगैरह भी है। तो इस तरीके से ये संपत्ति बाद में सईदा बेगम, और औरंगाबाद की बहुत सारी जो ज़मीन जायदाद है वो सब सईदा बेगम के नाम पर ही चल रही है, उसके नाम पर ही सब कुछ चलता है औरंगाबाद में। हाँ। औरंगाबाद में। और बाद में हालांकि राजा साहब ने फिर एक और चौथी शादी भी की थी, एक हिंदू महिला से भी कर ली। चौथी भी शादी की थी उन्होंने, एक हिंदू महिला से की थी। तो ये जो कहानी है इस जगह की, वो सईदा बेगम से जुड़ी हुई है। मतलब जो मध्यकालीन राजाओं का पूरा गुण था, कई रानियां, मतलब राजा के साथ तो कई रानी, मतलब ये एक प्रचलित कहानी है। तो इन्होंने, टिकारी नरेश शौकीन थे, और आपने कहा कि उस समय फार्मूला रेस में यूरोप में भाग लेते थे। सुना जाता है कि बैक गियर में बहुत अच्छा वो गाड़ी हाँकते थे। खुद फार्मूला रेस ड्राइवर थे, उनके पास में फार्मूला रेस की जो गाड़ियाँ होती हैं गॉपरी वगैरह में, उस ज़माने में हुआ करती थी। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हुआ करते थे वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सेना में भी अपनी सेवा दी थी, इस चलते उन्हें कैप्टन की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हाँ, और 50s के दशक में मेरे शायद 1958 वगैरह के आसपास उनकी डेथ हुई, राजा साहब की, गोपाल शरण सिंह जी की। तब तक जमींदारी उन्मूलन हो चुका था, और राजा साहब को इस तरह से टिकारी का आखिरी राजा कहा जाता है, गोपाल शरण सिंह। टिकारी का आखिरी राजा। हाँ, जमींदारी उन्मूलन तो कानून ही बन चुका था। बाद में उनकी एक व्हाइट हाउस करके एक प्रॉपर्टी थी गया में, और कई कोठियां गया में थी। कहा जाता था कि आधा गया, जहाँ ये आप अगर पटना भी देखेंगे तो डाक बंगला के पास काफ़ी ये था। फिर उसके बाद आप वो
एनआईटी के बाद वाला जो इलाका है, पटना सिटी का इलाका है, लेकिन वो सब अब कब्जे में चला गया। कब्जे में चला गया। उनके अब कोई उत्तराधिकारी उस तरह से मजबूत हुए नहीं कि इस प्रॉपर्टी की संभाल सकते ही। जमींदारी का उन्मूलन हो चुका था। जमींदारी बहुत बंट गई थी। जैसे उन्होंने यही जिम्मेदारी दे दी थी जो एशले थी, एलसी थॉमसन थी, उनको भी उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। अच्छा, तो कुछ हाँ, लोग जो बात ऑस्ट्रेलियन सुनते हैं कि जाते हैं वहाँ अभी बाराचट्टी के जंगल में जो महल है, उसको सुनते हैं इधर रिनोवेशन किया गया। मैं अभी नहीं गया इन्हीं के कुछ जो हूँ। लोग थे वो तो एलसी थॉमसन के नाम से भी काफ़ी संपत्ति उन्होंने, गया के जो पूर्वी इलाका है, जो बोध गया इलाका है, वहाँ पे काफ़ी संपत्ति उन्होंने एलसी थॉमसन के नाम की थी। तो अभी कोई उनके खानदान में या बाकी कुछ ऐसा है कि जो बच रहे हैं? कुछ तो लोग होंगे ना। उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं। राजा साहब के परिवार से भी लोग हैं, और ये जो सईदा बेगम हैं, इनके भी बाल बच्चे पटना वगैरह के आसपास रह रहे हैं। उनके वंशज लोग रह रहे हैं। तो वंशज हैं, टिकारी महाराज के भी वंशज हैं। अभी एक राजकुमार हैं जिन्होंने भी वहाँ के जो किले का जो रिनोवेशन कराया था, उसमें उनकी भूमिका आई थी सामने। अच्छा, वो बाराचट्टी बाराचट्टी वाले किले के बारे में। हाँ, तो मतलब बाद में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो टिकारी नरेश तो इतना बड़ा राज्य था जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो अंतिम स्थिति उनकी क्या रही? अंतिम स्थिति ये रही कि उनका एक तो अधिकांश हिस्सा उन्होंने खुद बांट दिया था पहले जमींदारी का। फिर जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उसमें भी उनको थोड़ी दिक्कत आई, उनके बहुत सी संपत्ति चली गई। और जिस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए था, कहते हैं कि राजा साहब शौकीन तो बहुत थे लेकिन मैनेजमेंट में कमज़ोर थे। मैनेजमेंट में कम। उन्होंने बाद में कई ब्रिटिश अधिकारियों को भी अपना मैनेजर रखा, लेकिन शायद उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी, या शायद उनको ज़्यादा ही स्वतंत्रता दे दी होगी। तो पूरी संपत्ति अधिकतर उनके लाइफ टाइम में ही निकल गई थी। और टिकारी महाराज के और टिकारी राज के अवशेष ही बचे। कितना में फैला था? मतलब टिकारी राज को कहें तो कहाँ से कहाँ तक था? अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो, भौगोलिक स्थितियों को देखें। टिकारी स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा अभी शोध नहीं हुआ है, बहुत सिलसिलेवार ढंग से नहीं लिखा गया है। टिकारी स्टेट का एरिया जो कुछ आंकड़ों में कहा जाता है 7,500 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा था। मतलब आप आज समझ लें कि मोटा मोटी दक्षिण बिहार का जो गया जिला है, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब मान के चलें, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में था, उनके क्षेत्र में आता था। राज दरभंगा की तुलना करें तो मतलब उसके बाद दूसरे टिकारी महाराज ही थे। राज दरभंगा के बाद। हाँ, और टिकारी महाराज का रुतबा ये था कि उन्होंने एक बार तो राज दरभंगा को भी चुनाव में हरा दिया था। चुनाव में? कब की बात है ये आज़ादी के बाद की जब शुरुआती जो 1919 का जो 1919 का जो अधिनियम आया था, उसके बाद जो चुनाव हुए थे, अच्छा, तो उसमें बाकायदा इन्होंने उनको हराया भी था चुनाव में, दरभंगा महाराज को। हाँ। ये इनकी लोकप्रियता थी। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत कमज़ोर हो गई। हाँ, जिस तरीके से खर्च हो रहा था रियासत में, जिस खुले हृदय से बांट रहे थे जिम्मेदारियाँ, अपनी पत्नी को उन्होंने दे दिया, और भी बहुत से लोगों को इन्होंने अपनी जिम्मेदारी। जाहिर सी बात है कि 4 पत्नी थी, तो चारों से बाल बच्चे थे कि नहीं, ये तो किसी को पता नहीं। वो उनके पहली पत्नी से कोई बाल बच्चे नहीं थे। गोरखपुर जो शादी, गोरखपुर बहुत कम उम्र में तबीयत से मर गई थी। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी ऑस्ट्रेलिया की, उनसे उनके 1-2 बच्चे थे। और शहीदा बानो से होंगे। शहीदा बानो से शायद कोई संतान नहीं थी, या 1-2 संतान रही होगी, क्योंकि शहीदा बानो के पास पहले से भी उनके कुछ 1-2 संतान थी पूर्व पति से। जी जी जी। तो ये था वंश उनका। और चौथी शादी भी उन्होंने की? चौथी शादी भी उन्होंने की थी, लेकिन सुनते हैं कि चौथी शादी से कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। अभी उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी बहुत सी चीज़ें अभी नहीं आई सामने। ये थे प्रेमेंद्र मिश्र, जो बता रहे थे कि एक राजा कैसे शौकीन थे, टिकारी नरेश, और उस ज़माने में फार्मूला रेस वो किया करते थे और तमाम गाड़ियां थी। ऐसे एक किंवदंती सुना जाता है कि बैक गियर में भी गाड़ी चलाने में टिकारी नरेश काफ़ी माहिर थे। और वो गोरखपुर में शादी की उन्होंने, पहली शादी, दूसरी शादी ऑस्ट्रेलियन से की, तीसरी शादी मुस्लिम से किया, चौथी शादी भी हुई। तो रियासत एक रियासत जो अपने अंतिम दौर में मैनेजमेंट की वजह से अपना दम तोड़ दिया, वो टिकारी नरेश हैं। और अभी जहां हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ राम लखन सिंह यादव कॉलेज चलता है, सरकार ने ये दे दिया है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से एक डाक बंगला जैसा शक्ल है, और पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ खाई, चारों तरफ से खाई रहता था, खुदा रहता था, और उसमें मगरमच्छ पाले जाते थे। मतलब
जो कोई हमला करे, और पहले से जो राजाओं के महल होते थे उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह की चीज़ें होती थी। तो मैंने सुनाया कि कैसे शहीदा बानो को उस ज़माने में उन्होंने 12 लाख की सालाना ज़मींदारी दी थी। मामूली कोई पैसा नहीं होता 12 लाख रुपया। जैसा प्रेमेंद्र जी भी बता रहे थे कि 7,500 स्क्वायर किलोमीटर, आप सोचिए कि कितना बड़ा रकबा हो सकता है। टिकारी, औरंगाबाद और पटना के कई हिस्से में वो उनका अपना राज चलता था। अब और सबसे अंतिम राजा थे टिकारी नरेश। जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी ज़मीनें बांट दी। उदार हृदय के थे, मतलब बांटने में भी बहुत उदारता दिखाते थे। और परिणाम यह हुआ कि शहीदा बानो कराची में चली गई, और फिर जो दूसरी पत्नी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो सिडनी चली गई। चौथी के बारे में उतनी जानकारी नहीं, अभी रिसर्च जारी है। लेकिन ये थी टिकारी नरेश के प्रेम कहानी की एक वानगी, जो हम चुनावी सफ़र में चलते चलते आपको सुना रहे हैं। चुनावी सफ़र जारी है, इसी के साथ सियासत की बात के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बातें भी चलती रहेंगी।